मित्रों, नमस्ते, जय हिंद। तो आज 51 एपिसोड से हम मैनेजिंग स्ट्रेस अथवा कोपिंग विद स्ट्रेस इसकी जर्नी शुरू कर रहे हैं। आज जो नए जुड़े हैं उनको लगे कि हमारा पीछे कुछ चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जिंदगी की ये स्किल्स है, जिंदगी तो जा ही रही है, कंटिन्यूस जा रही है। इसमें से अभी मैं पिन पॉइंट करके कुछ को पूछूं कि बताओ कम्युनिकेशन स्किल के 10 महत्वपूर्ण बिंदु, तो कुछ एक लोग नहीं बता पाएंगे, कुछ एक लोग तो भूल के भी गए होंगे, और कुछ एक लोग सोचते होंगे ये सवाल अभी क्यों पूछा, अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर दिया। तो ये जो भी हुआ है, अभी जो होने वाला है, होने वाला है। आप क्या उसमें करने वाले हो, उसके ऊपर सब कुछ है। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त भी हूं और शिक्षक भी हूं। दोस्त खुश होता है जब सभी दोस्त के चेहरे प्रसन्न हो। तो नए जुड़ने वालों को बता दूं, कंडीशंस अप्लाई। आप शेविंग करके आए, ना करके आए, चलेगा। खाना खा के आए, भूखे आए, चलेगा। लेकिन आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ चाहिए, क्योंकि आप कम से कम मेरे साथ रहते हुए कम से कम बैर मिनिमम अपने अंदर स्ट्रेस तो क्रिएट ना करे। तो जो दूसरा कंपोनेंट मैंने कहा था कि शिक्षक क्या चाहता है, तो मैं एक बढ़िया स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूं। और इंसिडेंटली ये स्लाइड मेरे बेटे ने उसके अपने मास्टर्स के रिसर्च के प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो शेयर किया, उस डॉक्यूमेंट मैंने मुझे भेजा और मुझे पसंद आ गया। तो मुझे लगा कि मुझे इसी से ही प्रोग्राम की शुरुआत करनी है। तो देखिए, ये जो लर्निंग साइकिल है उसमें हम टॉप पर देखें, जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, डूइंग, हैविंग एन एक्सपीरियंस। तो अभी आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा है, मेरा ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है, मेरा चेहरा दिख रहा है, और मैं कुछ मीडिया का प्रयोग करूं तो वो भी आप देखते हैं। जैसे अभी आपने एक मीठी वाणी सुना और दूसरा गाना सुना, संजय और धृतराष्ट्र के बीच के जो संवाद हुआ है भगवत गीता, उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का आज कर्मयोग का तीसरा अध्याय मैंने सुनाया आपको। क्योंकि मिस्टर अर्जुन बैठ गया स्ट्रेसफुल होकर के, उसको काम करने के लिए आया, लेकिन अब काम के करने के मौके पर उसको स्ट्रेस हो गया। तो ये मैंने आपको एक्सपीरियंस कराया है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, डूइंग, हैविंग एन एक्सपीरियंस, ऑल्दो इट वाज ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस। नाउ सेकंड स्टेज कम्स रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। यानी आप रिव्यू करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे अपने अनुभव पर। जैसे मीठी वाणी बोल ये गाना सुना, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, क्या घर में मेरी वाणी मीठी है कि मैं कर्कश बोलता हूं? क्या मैं लगातार लोगों के दोष निकालता हूं कि मेरे मुंह से प्रशंसा के शब्द भी निकलते हैं? यह है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। फिर तीसरा स्टेज आता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, मतलब कुछ कंक्लूड कर लिया, निष्कर्ष निकाल दिया। यहां होता है लर्निंग। दोस्तों, हम हजारों अनुभव में से गुजरते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। तो मेरा तो कहना है कि नेचर बार बार वही एक्सपीरियंस कराती है कि सीखो सीखो सीखो। ये छोटे बच्चों में देखा जाता है कि बच्चा चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है, फिर से चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है। गिरते गिरते उसमें से वो सीखता जाता है कि कैसे बैलेंस आता है। आप अपना बचपन याद ना कर पाओ तो साइकिल चलाने का प्रसंग याद करो। साइकिल उसी पोल पे जाके टकराती है जहां आपको टकराना नहीं होता। तो ऐसे कंक्लूड करते आप धीरे धीरे कि गवर्नर पर कंट्रोल नहीं है, या पैडल चलाता हूं तो गवर्नर छूट जाता है, वगैरह वगैरह। एंड दोस्तों, फाइनली इम्प्लीमेंटिंग, that is active experimentation, planning, trying out what you have learned, converting into action agenda, putting into calendar, putting an alarm, reminder system, structure, support structure, सब क्रिएट करके करना है। अब आपको यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस साइकिल को कह दूं, आपके सामने जो कुछ आए वेबिनार के दौरान, वेबिनार के बाद, उसके ऊपर सोचे, कुछ निष्कर्ष निकाले और इसको प्रयोग करके देखें। अगर ये सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं, आपको लगे कि अच्छा ये तो हो गया, बढ़िया हो गया, तो फाइन, नो प्रॉब्लम। नहीं हुआ, नेक्स्ट वेबिनार में आइए कि इसको मैंने कोशिश की पर नहीं हो पाया, तो क्या कोई मेरी गलती थी? तो आपके अंदर वो स्पष्टता हो जाएगी
कि कहीं गलती थी या कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग था या इम्प्लीमेंटेशन में आपका कोई मर्यादा रही। तो दोस्तों ये कोल्ब साइकिल है। कई लोग मैनेजमेंट पढ़े होंगे, ये कोल्ब साइकिल पढ़ चुके होंगे। पर मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ आज एपिसोड में, क्योंकि अभी जो स्किल आने वाली है वो स्किल कैसी है, उसको डेली यूज करना है, क्योंकि डेली स्ट्रेसिस है। अभी श्रीपाल भाई ने निर्णय लिया कि वो ट्यूसडे से लेके शनिवार तक माउंट में जाएंगे, तो वो एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर देंगे और थाली बाहर रखी जाएगी, उनके धर्मपत्नी दरवाजा ठोकेगी तो ये थाली अंदर लेके खा लेंगे, और अभी अभी सीख गए इसलिए थाली धो करके ही वापस रखेंगे बाहर। तो ये मौन रहेगा तो कम्युनिकेशन स्किल तो इसकी काम में नहीं आएगी, रही सही बात। और दूसरी आईपीआर, मन में कुछ सोच सकते रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन कुछ करना नहीं है, उसमें संवाद नहीं है, पर वो अकेले में बैठे बैठे स्ट्रेसफुल हो सकते हैं कि 1 बज गया, 1:15 बज गया, 1:30 बज गया, अभी तक खाना नहीं आया। अब वैसे तो मौन है लेकिन अंदर धनाधन चालू हो गया। इन लोगों को मेरे व्रत का कुछ पड़ी ही नहीं है, यहां मैं भूखा मर रहा हूं, लोग बड़े आराम से ठहाका लगा रहे, अभी मौन है इसलिए बोल भी नहीं सकता। ये स्ट्रेस शुरू हो गया। अभी श्रीपाल सोचते होंगे कि मैंने तो ऐसा कोई मौन व्रत नहीं रखा, ये कहां से आपके दिमाग में आ जाता है। तो ये भी एक उदाहरण ही था। तो ये एक दूसरे प्रकार का स्ट्रेस है कि मैं किसी के बारे में कुछ भी उदाहरण दे दूं और उनकी स्वीकृति ना हो तो स्ट्रेस है। तो अभी मैंने स्ट्रेस की डेफिनेशन नहीं दी है, मैं केवल पेरिफेरी की बात करता हूं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल को पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको डेली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। इसलिए कोल्ब साइकिल बराबर अप्रोप्रिएट मिला आज आपको कि एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी निष्कर्ष निकाल के कुछ तो करोगे। चलिए, मैं ये बता रहा था कोल्ब साइकिल की बात, तो स्ट्रेस में मैं ये कह रहा था आपको डेली इंप्लीमेंट करना होगा। तो लॉगिन समय से स्ट्रेस शुरू होता है हल्का फुल्का सा, जैसे वेबिनार खत्म होगा उसके बाद जिंदगी जैसे जा रही है उसमें कुछ ना कुछ घटनाएं घटेगी और उसमें आपको इसको इंप्लीमेंट करना है जो मैं आपको सिखाऊं। तो धीरे 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 आप ऐसी स्थिति पर पहुंचोगे कि बड़े बड़े स्ट्रेसेस को हैंडल कर पाओगे। अभी कम से कम आपके अंदर ये होना चाहिए स्पष्टता कि आपका शिक्षक क्या स्ट्रेस मैनेज कर सकता है जो आपको सिखाने के लिए उपस्थित हुआ है। ये ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। तो मैं एक इंटरेस्टिंग केस के साथ शुरुआत करता हूं ताकि आपका ध्यान खुद पे चला जाए। भुज में भूकंप हुआ, मैं सेवा के लिए तो गया ही था। 20 दिन के बाद लौटा तो वहां से तोलानी इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट आई कि सर लोग बड़े स्ट्रेस में हैं, अगर आप फैकल्टीज को सिखा दे तो हम लोग फैकल्टीज जाकर के सभी लोगों को स्ट्रेस में से रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तो सद्भाग्य से उनसे प्रिंसिपल कभी मिले थे, उन्होंने ही मुझे न्योता दिया, तो मैं चला गया। अभी 3 दिन का स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैंने प्रोग्राम कंडक्ट किया, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो लोग अतिशय स्ट्रेस में है, अगर उसके लिए मैं स्ट्रेस सिखा सकता हूं तो मैं तो स्ट्रेस से बाहर ही होऊंगा। परंतु मैं लोनावला गया था एक बार। लोनावला में आत्मसंतुलन विलेज, अब मेरे एक मित्र है, भाई बराबर है, बंबई में रहते हैं राजू भाई, वो मुझे ले गए थे। उन्होंने कहा कि आप कह रहे थे कि आपको भूख नहीं लगती, तो जब भी बंबई आओ हमें लोनावला जाना है। तो मैं बंबई गया तो वो लोनावला ले गए और वहां मुझे वैद्य का आस बैठा दिया। अब वो जो वैद्य थे, मैं कुछ भी बोलूं उसके पहले कि आपको कुछ नहीं बोलना है, केवल मैं अपने हिसाब से पहले निदान करूंगा, आप उसको वैलिडेट करोगे, हम बाद में बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरी नाड़ी पकड़ी और बोले कि आपको स्ट्रेस है। अरे मुझे क्या स्ट्रेस है, मैं तो सबको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाता हूं। देखिए मेरी जिंदगी की सच्चाई आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूं कि आपको चीज पकड़ में आए कि हमें ये एहसास हो जाता है हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में इनपुट देना एक बात है और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना दूसरी बात है।
तो मैं दोनों आपको समझा देता हूं, ताकि वेबिनार खत्म होने के बाद घर में स्ट्रेस का प्रवचन मत करना। नहीं तो आप स्ट्रेस का प्रवचन करोगे और आप नहीं सीखोगे। कोल्ब साइकिल मैंने इसीलिए बताया कि आपको इंप्लीमेंट करना है। फिर उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट कहा, यू आर परफेक्शनिस्ट। आपके पेट में भूख नहीं लगती, उसकी वजह यह है कि यह स्ट्रेस का सीधा रिस्पॉन्स है। अभी वो बोले उसके पहले मेरे सामने पूरी श्रृंखला तैयार थी, क्योंकि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाता था, उसमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है और सबसे पहला इंपैक्ट पेट पर होता है। उन्होंने कहा आप परफेक्शनिस्ट हो, और मुझे बिल्कुल ध्यान चला गया। बाद में उन्होंने काउंसलिंग भी किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप परफेक्शनिस्ट बने रहिए, बट डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम अदर्स। दोस्तों, मैंने अपने पर काम शुरू किया और मेरा स्ट्रेस निकल गया। मुझे स्पष्ट हो गया कि मैं अपने काम में तो परफेक्ट रहूंगा, लोगों के पास से परफेक्शन की अपेक्षा रखूंगा, जिद नहीं रखूंगा। तो कम से कम मेरा बेटा आज प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट है, वो इसको वैलिडेट कर सकता है कि मेरे कपड़े ठीक ऑर्गेनाइज मिलेंगे, मेरे बुक्स ठीक ऑर्गेनाइज मिलेंगे, मेरी लाइब्रेरी अनऑर्गेनाइज हो थोड़े समय के दौरान, उसमें भी मैं परफेक्ट ऑर्गेनाइज हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे जर्नल्स बुक्स एट ए टाइम रिफर कर रहा हूँ, तो वो पूरी बिछी हुई मिलेगी, लेकिन मुझे पक्का मिलेगा। इतना ही नहीं, वो हॉलैंड से मुझे पूछे कि इस सब्जेक्ट की किताब कहाँ पढ़ी है, तो मैं बिल्कुल ये बता सकता हूँ कि लाइब्रेरी में किस जगह पर कौन से खाने में कहाँ पढ़ी है। ये है मेरा परफेक्शनिज्म। इसीलिए मैं तब तक चैन नहीं लेता जब तक ये मीटिंग गूगल मीट के अंदर मल्टीपल टाइल ना हो जाए। मैं खुद मतता हूं और एडमिन को रिक्वेस्ट करता हूं। ये फर्क पड़ गया। पहले तो मेरे साथ जो काम करे उनको परफेक्शनिस्ट के लेवल पर आना पड़ता था। दोस्तों, मुझे कड़ाके की भूख लगने लग गई। स्ट्रेस के अंदर जो शरीर पर इंपैक्ट आती है, उसके लिए हम बहुत डिटेल में काम करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है आज का आधा जो एपिसोड गया है उसमें आपका ध्यान चला गया होगा कि स्ट्रेस के बारे में जानना एक बात है और स्ट्रेस के बारे में अपने अंदर झांकना, जो जान चुके हैं उसके रेफरेंस से, यह अलग बात है। तो चलो अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सब लोग अपने चेहरे से सिंह की मुद्रा करेंगे। सिंह की मुद्रा ये योग में होती है। तो धर्मेंद्र भाई जरा डेमो करके दिखाइए सिंह की मुद्रा कैसी होती है, या अमित भाई भी दिखा सकते हैं। अभी धर्मेंद्र नहीं दिख रहे, अमित भाई दिखाइए सिंह मुद्रा। सब लोग देख लेंगे और बाद में करेंगे। सर, सौथी पहला एमा यू टू ब्रीथ इन डीप। आपको हिंदी में बोलना है। ओके, यू आपको डीप ब्रीथ इन करना पड़ेगा, यानी श्वास एकदम पहले अंदर लेनी पड़ेगी। हाँ, और जोर से ऑल योर पार्ट ऑफ द फेस, आपका फेस के हर एक पार्ट को यू टू स्ट्रेच इट आउट, इंक्लूडिंग आईज, नेक, एवरीथिंग हैज टू बी स्ट्रेच इट आउट। आई विल शो इट टू यू नाउ हाउ इट हैपेंस। This you have to do it for 30 seconds or 1 minute, whatever possible. गुड, वेरी गुड अमित, आई एम वेरी हैप्पी। देखिए वेबिनार की खूबसूरती ये है, अमित योग का टीचर है। तो देखिए मजेदार बात यह है कि ये इंसिडेंट हो भी गया, तो सबको सिंह मुद्रा कर रही है। करिए, गहरी सांस लीजिए, पूरी आंखें, जीभ पूरी बाहर निकाल दीजिए ताकि मैं आपकी जीभ की लंबाई नाप सकूं। वाह विपुल वाह, कुछ एक लोग तो बिल्कुल मैं डर जाऊं ऐसी सिंह मुद्रा कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको स्ट्रेस समझाने के लिए तैयार हूं। ये एक्चुअली फिजिक्स में से आया है शब्द। कोई स्ट्रक्चर है या फिर ऑर्गेनिज्म है हमारा जैसा, कोई बाहरी दबाव आता है और उस ऑर्गेनिज्म या स्ट्रक्चर को मूव करना पड़े, ऐसी स्थिति जो बनती है उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो मेरे शब्दों के दबाव से और अमित भाई की डेमो, ये दोनों के दबाव से अल्टीमेटली आपके ऊपर फर्क पड़ा। आप
जो ऑर्गेनिज्म हो, आपके अंदर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो फर्क पड़ा, इसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस के अंतर्गत हम कुछ करते हैं, हमारे अंदर फर्क पड़ता है। अभी देखो, विनोदा ने पानी पिया तो मुझे लगा कि मैं भी पानी पी लूं, ये भी स्ट्रेस है। अभी आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, स्ट्रेस में अगर मैं कंटिन्यूम ड्रॉ करूं, एक नंबर लाइन, तो पॉजिटिव साइड पर लिखूंगा यू स्ट्रेस, EU आगे लग जाएगा, यूरोपियन यूनियन का 2 अक्षर, यू स्ट्रेस। ओके, और उसको माइनस साइड पर ले जाऊं, पॉजिटिव के बदले नेगेटिव साइड पर ले जाऊं, तो इसको मैं लिखूंगा डिस्ट्रेस। यानी जो ऑर्गेनिज्म को इस हद तक प्रभावित कर दे कि ऑर्गेनिज्म नॉर्मल स्थिति में आ न सके, या उसके अंदर ऐसी खराबी शुरू हो जाए कि उसका फिर नॉर्मल होना धीरे 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 मुश्किल होता चला जाए, उसको कहते हैं डिस्ट्रेस। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। तो स्ट्रेस का क्या मतलब हो गया? बाहरी कोई ऐसी घटना, कोई स्थिति, परिस्थिति, कम्युनिकेशन, कोई पानी का बोतल का पीना, कोई इशारा, कुछ लैंग्वेज, कुछ कम्युनिकेशन आपके ऊपर कुछ इंपैक्ट करता है। वो जो इंपैक्ट है अच्छी बात है। अगर इंपैक्ट नहीं करता तो आप कुछ नहीं करते। ये पराग भाई जो है, बैठे थे एक बार अपने घर के अंदर, अब घर के अंदर उनके सामने स्विच बोर्ड में से आग लगी, पर क्योंकि उन्होंने सुरेश पटेल का स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था, तो इनको लगा कि अच्छा आग लगी है, लगने दो। तो धीरे धीरे पूरा स्विच बोर्ड जल गया। उसके बाजू में कपबोर्ड था, फिर वो भी जल गया। अच्छा, कपबोर्ड जल रहा है, जलने दो। उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। और फिर वो बिस्तर में बैठे थे, बिस्तर में आग लगी, तब तक मैं पहुंच गया था। मैंने पराग भाई को कांठला जाल के, कांठला का हिंदी नहीं होता, इसको पकड़ के यहां से उनको निकाला बाहर। पराग भाई याद आ गया ना आपको? खाली मुंडी हिलाओ। पराग भाई इस सोच में है, एक तो आज जुड़ा हूं, ये सुरेश भाई मुझे जानते पहचानते नहीं है, मेरा उदाहरण कैसे लेते हैं। तो भाई आपको दुख लगा हो तो माफ करना, मैं उदाहरण के लिए किसी का भी नाम लेता हूं और स्टोरी क्रिएट करता हूं। स्टोरी इसीलिए क्रिएट की जाती है कि जिंदगी ऐसी ही है, पूरी जिंदगी स्टोरी में ही चलती है। कुछ एक स्टोरी बाहर होती है, कुछ एक स्टोरी हम अपने अंदर बनाते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो बाहर वाली स्टोरी मैंने सुना ही, स्विच बोर्ड का जलना, और अभी मैंने जो स्टोरी है वो मेरी बनाई हुई स्टोरी थी। पर मूल पॉइंट पर आ जाए, यू स्ट्रेस। बाहर कुछ घटना घटती है, हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रेस का होना जरूरी है, और जो जरूरी स्ट्रेस है उसका नाम यू स्ट्रेस है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि स्ट्रेस तो जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। अभी ये वेबिनार समाप्त होने के बाद कभी समय मिले ना, तो यूट्यूब वीडियो देखिए, ऐसे ऐसे महात्मा प्रवचन करते आपको मिलेंगे। जिंदगी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब जिंदगी में स्ट्रेस नहीं होगा तो पराग भाई जैसा करोगे, कुछ नहीं करोगे, हिलोगे भी नहीं। अभी एक दिन अमीषा ऐसे ही बैठी थी, बिल्कुल हिली नहीं, 6 घंटा हो गया नहीं हिली। फिर अमित ने जाके उसके मुंह के अंदर खुराक दी। अभी ऐसी स्थिति होगी तो जिंदगी कैसे चलेगी? तो परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा। कितनों को ये समझ में आ रहा है कि परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रेस जरूरी है? अंगूठा करो। तो जिस दिन ये पहली गलतफहमी दूर हो जाए कि स्ट्रेस होना नहीं चाहिए, तब से स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक आपको आनी शुरू हो गई कि भाई स्ट्रेस तो होगा, परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रेस तो जरूरी है, पर कितना कि परफॉर्मेंस कर सको, बाद में सो जाओ, फिर उठो, बाद में परफॉर्मेंस कर सको। परफॉर्मेंस करते करते मूड आ जाए कि कैनाल के कांठे जाके 2 घंटे बैठना है, फिर 2 घंटे बैठ के फिर से डेस्क पर आकर के फिर से परफॉर्मेंस करो, इतना स्ट्रेस। फिर मूड आ जाए कि दोस्त को फोन करना है, फोन कर दिया,
फिर बैठ गए, तो फोन करना भी यू स्ट्रेस, परफॉर्मेंस डेस्क पर बैठ के करना भी यू स्ट्रेस। अभी राखी बहन ने आज दोपहर को पूरन पोली बनाई थी, अभी 6 बनाई थी, 4 कंज्यूम हो गई, 2 बच गई। अभी उनके मन में ये विचार आ रहा है कि अब इसका क्या करूं, जबरदस्ती खिला दूं तिमिर को कि तुमने दोपहर को ठीक तरह से खाया नहीं, अब खा लो, या फिर उसको डीप फ्रीज कर देती हूँ। 1 महीने के बाद तो सुरेश भाई आने वाले ही है, उनको पूरन पोली तो भावती ही होगी, तो डीप फ्रीज कर निकाल के फिर माइक्रोवेव करके दे दूंगी। ऐसी राखी बहन नहीं करेगी, लेकिन मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि उनके मन के अंदर चला गया, मेरा ऐसा जजमेंट ले रहे हो। भाई मुझे ऐसे ही नाम लेने पड़ेंगे जो रिस्क फ्री हो, रिस्क फ्री नाम लेना पड़ेगा ना। अभी कुछ एक लोगों की सूरत अभी भी रोती हुई है, वो लोग ऐसे रो रहे हैं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सुबह उठते ही रेडियो ये शुरू करते गाना, फिर ब्रेकफास्ट लेते लेते कहते हैं, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या ये कटी पतंग है। ऐसा करते करते इनका लंच का टाइम हो जाता है। रजनीकांत भाई लंच वाला गाना तुम सुनाओ। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे। मेरी मुश्किल यह है कि मैं गाना गाते गाते भी हंस पड़ता हूँ, और मैं कहना आपको ये चाहता हूं कि ऐसे ऐसे गाने अंदर गुनगुनाते रहते हैं। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी पूरे भारत की वाट लगा दी है ऐसे गाना करके। एक तो बहुत सारी उदासीनता के स्ट्रक्चर है, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये अच्छे कपड़े ना पहनो, रात को जागरण करो, सुबह में उठ के 10 प्रणाम करो, इतनी पूजा करो, इतने इतने टेंशन डाल रखे, उसके ऊपर से फिर ये गाने। और लगभग हिंदी पिक्चर में भी मोस्टली यही होता है, कोई प्रपोज मारता है तो बाप विलन हो जाता है, माँ विलन हो जाती है, नहीं तो गुंडा विलन हो जाता है, वो प्रपोजल आगे ही नहीं बढ़ने देता, लगभग इसी में ही पिक्चर पूरा हो जाता है। और लोग 150-200 रुपये लेकर के पिक्चर में जाकर के रोते हैं। तो अभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये सीखना है कि यू स्ट्रेस जरूरी है परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस करते समय ये ध्यान रहे कि हम वापस लौट आए, इतना स्ट्रेस का हमारे शरीर पर इंपैक्ट हो, इतना हमारे मन पर इंपैक्ट हो, तो स्ट्रेस आवश्यक है। इतना समझ में आ गया, स्ट्रेस हमारे परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। अब देखते हैं, सीधी छलांग मारते हैं भगवत गीता के अंदर। आज एडमिन ने कहा कि सर वो भगवत गीता का क्या हुआ। मैंने कहा भाई भगवत गीता आएगी। भगवत गीता दोस्तों लाइफ स्किल में समांतर चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि हर एक एपिसोड में हर एक श्लोक का अनुवाद करना। जैसे लाइफ स्किल के अंदर एपिसोड्स चल रहे हैं, एग्जाम्पल्स, टेक्निक्स, उसके समांतर में लूंगा। तो जैसे दूसरे अध्याय में यह श्लोक आया था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेक्षुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये स्ट्रेस का श्लोक है। अभी ऐसा ही पतंजलि भगवान ने, देखिए पतंजलि बाबा रामदेव वाला नहीं है, मैं भगवान पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन दिया उसकी बात करता हूं। तो भगवान पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन हमें दिया, उनके अंदर एक बढ़िया सूत्र दिया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा। क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 चीज से क्लेश होता है। तो पहले भगवत गीता को ले ले। भगवत गीता कहते हैं तुम जिस चीज का चिंतन करोगे
उसको पाने का मन होगा। अभी एक विद्यार्थी के मन के अंदर चिंतन चल रहा है कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कंप्लीट करना है। अब 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कंप्लीट करने का मन होगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेक्षुपजायते संगात संजायते काम। फिर किताब लेके बैठेगा, मशीन लेके बैठेगा, सब कुछ सामग्री इकट्ठी करके बैठेगा। अब इसके अंदर जूझना शुरू करेगा। संगात संजायते काम, क्योंकि पूरा तो होगा नहीं 3 दिन में। 30 दिन का मसाला 3 दिन में कैसा पूरा होगा? तो होगा नहीं। तो जैसे नहीं होगा इमीडिएटली स्ट्रेस आएगा। संगत ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेक्षुपजाये संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अभी इच्छा होगी, पूरा नहीं होगा, खुद के ऊपर ही क्रोध आएगा। चालू मारती थतू नथी इन गुजराती, मेरे से नहीं हो पा रहा है। अगर ये म्यूजिक ज्यादा चला ना तो एक नई बांसुरी अंदर से बजनी शुरू हो जाती है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब ये डेंजर गेम है। मेरे से नहीं हो पा रहा है, उसके बदले मैं कैपेबल नहीं हूं करने को। ये हो गया डिस्ट्रेस की शुरुआत। जो ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहा था, वो एकदम लोकल अपने रूम में भी परफॉर्म करने के लिए ना बोल रहे। तो ये जागने का पल है, जागने का मोमेंट है कि भाई हम करने की कैपेसिटी रखते ही है, कर सकेंगे। तो मत रख मन पर भार मुसाफिर पहुंच वलेंगे। मुसाफिर भाई पालनपुरी मुमन की भाषा, मुस्लिम हिंदू मिक्स भाषा, गुजराती उर्दू मिश्रित भाषा में बोलते हैं, मत रख मन पर भार मुसाफिर पहुंच वलेंगे। अरे पहुंची वली सु। तो मूल बात पर आ जाए, परफॉर्मेंस करने के लिए स्ट्रेस चाहिए। ऐसा परफॉर्मेंस के बारे में पकड़ लिया जो अर्जुन ने पकड़ा। अर्जुन ने क्या पकड़ा? घर पे बैठा था मस्ती से, और उन्होंने कहा कि 2 स्ट्रॉबेरी के जूस लाओ। तो तरत अर्जुन तो किंग होने वाला था ना, और सभी आसपास जो सेवक रहते उनको मालूम है युद्ध में तो ये जीतने वाला है, आगे बॉस होने वाला है। तो 2 क्या 4 गिलास ला के रख दिए। कृष्ण ने भी पिया, अर्जुन ने भी पिया, फिर बाकी जो बच गए तो उनके 4 भाई थे, बोले कोई बात नहीं, आधा आधा बांट लेंगे। तो एकदम मस्ती का माहौल था। अभी पायल पटेल के चेहरा से ऐसा लग रहा है कि ये सब तो कहीं पर लिखा नहीं है, तुम्हें कैसे मालूम? तो देखो, ये मेरे और कृष्ण के बीच संवाद में से निकली हुई बात है, और ये तुम्हें जानने के लिए तुम्हें कृष्ण के साथ डायल करना पड़ेगा। जिस दिन डायल कर लोगे उस दिन समझ में आ जाएगा। तब तक तो मेरे बात पर भरोसा करो। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई अर्जुन, अब स्ट्रॉबेरी का जूस पूरा हो गया है, अब कल हमें सुबह में जाना है, जरा स्ट्रेटेजी तय करो। तो फिर व्हाइट बोर्ड बड़ा वहां रखा हुआ था, इसके ऊपर जाकर के अर्जुन पूरी स्ट्रेटेजी तय करता है। किसी को डाउट हो तो भगवत गीता खोलिए, और प्रथम अर्जुन विषाद योग, उसके अंदर अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि मुझे ले चलिए वहां जहां दोनों सेना खड़ी है, ताकि मैं जानूं कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने आए। मैं बता चुका हूं ये एक एरोगेंस है, जबकि वो पूरा जानता था। प्रीवियस डे जब पूरा आइडिया मालूम था, तो फिर वहां जाकर के वो ओवरवेल्म हो गया। इतने लोगों को देखा, अरे ये दादा है, अरे ये तो मेरे ससुरा है, अरे ये तो मेरे गुरु है, अभी इन सब के सामने कैसे चला सकता हूं? तो क्या पहले दिन स्ट्रॉबेरी जूस पीते मालूम नहीं था? सेनापति सेट किया है, सभी सेटिंग कर दिया, अब जाके बैठ गया। हमारे सभी यही हाल है। इसीलिए भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो नए जुड़ने वालों को बता दूं, मैं 1 नंबर का पाठ पूजा में नास्तिक हूं। मेरे घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं होता, दिया भी नहीं जलता, पर मैं 1 नंबर का आस्तिक हूं, क्योंकि कृष्ण के मुंह से निकली हुई भगवत गीता पूरा विज्ञान है। जैसे पदार्थों का विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, पदार्थों के बीच में खिटपिट हो उस विज्ञान को रसायन शास्त्र कहते हैं, और खिटपिट इतनी ज्यादा हो जाए कि पूरे वर्ल्ड को हिला दे कोरोना की वजह से, उसको बायोलॉजी कहते हैं। ये शरीर और शरीर के बाहर वाला विज्ञान है। और भगवत गीता जो कही जा रही है वो मन का विज्ञान है। यार हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, पदार्थों के बारे में नहीं कहा जा रहा,
वनस्पति के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, ये साइंस है। इसलिए जब मैं जय श्री कृष्ण बोलूं तो वो नंद बाबा का कृष्ण नहीं है, मैं योगेश्वर कृष्ण की बात कर रहा हूं। भारतवर्ष ने अद्भुत शिक्षक जो देखे हैं उसमें कृष्ण ग्रेट टीचर है, और अर्जुन जैसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो लगातार प्रश्न पूछता गया। तो दोस्तों फिर से चले जाए, अर्जुन के सामने जो स्थिति बनी वो ओवरवेलमिंग थी। तो हम सोचते हैं और बखेड़ा क्रिएट करते हैं। जब सामने बखेड़ा इतना हो जाता है फिर नई सोच शुरू हो जाती है, अब कैसे पहुंच वड़ेंगे, अरे भाई तुमने ही सोच के तो ये क्रिएट किया। मैं ये अपनी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, आप जानते हैं शुरू शुरू में मैं लाइब्रेरी से ऑपरेट करता था, आप देखते थे मेरे कपबोर्ड, राइट। अभी मैं बेडरूम में बैठ के कर रहा हूं। तो मैंने देखा कि ये मेरे सामने अभी जो काम है, am I overwhelmed? तो मुझे तरत जवाब आया, भाई तूने तो ये चित्रामण किया है। अभी देखो गीता जी पर करीब 25 एक किताब मेरे पास मेरी स्टडी की हुई है, और 40 से अधिक होगी कमेंट्रीज भगवत गीता के ऊपर। ओके, अब मैं कैसे करता हूं, मैं कोई तुम्हें भगवत गीता के ऊपर से कुछ करना है तो चलो किताब में से ये श्लोक पढ़ लूं, ऐसे नहीं करता। मैं सब बिछा देता हूं और कृष्ण को डायल मारता हूं। तो जैसे डायल लग जाता है एसटीडी कॉल, फिर कोई भी किताब उठाई बीच में उंगली डालता हूं, वहां जो कहते हैं, फिर वो 6ठा अध्याय हो 12वां अध्याय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खाका तो स्ट्रक्चर तो तैयार है मन के अंदर। ऐसे इंट्यूसिवली मैं चीजों को देखता रहता हूं। तो ये सब फैला हुआ है, तो मैंने ही तो फैलाया है। अगर मैंने फैलाया है तो मैं उसको ठीक कर लूंगा। दोस्तों अब मैं स्टोरी बोल रहा हूं, स्टोरी से आपकी जिंदगी अपनी स्टोरी पर ध्यान चला जाए। पापा ने कहा कि एडमिशन ले लो, ले लिया। कहाँ लेना नहीं मालूम, दोस्त के पिताजी ने कहा इलेक्ट्रिकल में ले लो, इलेक्ट्रिकल में ले लिया। थोड़ी दिन में परेशान हो गए, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया सिविल इंजीनियरिंग लिया। क्यों, मामा और नाना कॉन्ट्रैक्टर थे, डैम वगैरह बनाते थे, प्रकृति अच्छी लगी, लगा सिविल इंजीनियर बन के डैम बनाएंगे। ऐसे घटना घटती गई, शादी हो गई, बच्चे हुए, बच्चों को बड़ा किया, उनको पढ़ाया। अब लोग क्या, ऐसे जैसे मैं पढ़ाया बोलता हूं तो मन में लिखा है शब्द आता है, पढ़ाया लिखा है। एक्चुअली बच्चे खुद लिखते हैं, कुछ लिखा है नहीं जाता। वो तो टीचर कहते इतना लिख के, वो भी नहीं लिखते, वो कुछ और लिखते हैं। फिर भी और ये शब्द मैं इसीलिए बोला कि जो आपके अंदर प्रतिबिंबित होता रहता है वो मेरे अंदर भी प्रतिबिंबित होता है। तो ऐसा कुछ किया, बेटी की शादी की, बेटे को पढ़ने भेजा। अब ये मेरी जिंदगी का फैलाव जो है मैंने आपके सामने शेयर किया। फेसबुक पर 5000 कॉन्टेक्ट्स है, अभी लगातार रिक्वेस्ट आ रही है। अब मैं ये सोचता हूं मैं किसको निकालूं, क्योंकि मुझे फेसबुक आता नहीं था। जिस दिन फेसबुक इंस्टॉल किया तो कुछ एक लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी, तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई कोई हमारी दोस्ती चाहता है तो बोलो हाँ। तो मैंने किसी को ना ही नहीं कहा। फिर इतना जिंदगी में समय ही नहीं रहा कि मैं फेसबुक पर जाके देखूं कि किसने क्या लिखा है। तो सप्ताह 10 दिन में एक बार फेसबुक खोलता, जितने लोगों की रिक्वेस्ट है सबको यस 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 यस, कंफर्म कंफर्म कंफर्म, फेसबुक बंद। तो ध्यान ही नहीं रहा, 5000 लोग हो गए। अब फेसबुक वाला कहता है कि तुम्हें इससे अधिक दोस्त नहीं बनाने देंगे। मेरी बेटी ने एक बार पूछा कि तुम सबको दोस्त बनाते हो। मैं कहा मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैयामा वया करे। अरे भाई सभी को मित्र बनाना है, पूरे जगत को मित्र बनाना है। बाद में पकड़ में आया कि ये तो मैनिपुलेटिव है, यहाँ तो काफी नॉनसेंस चीजें भी होती है। तो फिर मैं जब जब समय मिलता है मैं उन लोगों को दूर करता हूं जिनके फेसबुक पेज पर से लगता है कि ये मेरे दोस्त नहीं हो सकते, राइट। जैसे राष्ट्रवाद के नाम पे कट्टरता है, वैमनस्य फैलाने का काम, क्रिटिकल थिंकिंग का बिल्कुल छेड़ा ना हो,
राष्ट्र को दिमाग डैमेज करे, पारस्परिक संवादिता को भंग करे, दिमाग को चकरावे में ले जाए, नॉनसेंस चीजें, ये सब जिसके फेसबुक पर हो वो सबको मैं निकाल देता हूं। तो ऐसे चल रहा है। ये मैं आपका क्या वर्णन कर रहा हूं, आपको पकड़ में आ रहा है? मैं स्टोरी मेरी बोल रहा हूं, लेकिन आपका ध्यान जाना चाहिए कि आपने जिंदगी कहां कहां फैलाई है। ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऐसे जो कुछ भी ग्राम आते हो सब ग्राम ले लो। फिर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई का इश्यू, फिर खाना बनाते हो तो खाना बनाना, राइट? बहुत सारी गृहिणियां यहाँ हैं, खाना भी बनाना, पतियों को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, उसमें ऊपर से लॉकडाउन में ऐसे गेस्ट आए हैं कि जाने का नाम ले तो भी जा नहीं सकते क्योंकि बाहर लॉकडाउन है। भाई जो फैलाया है आप ही ने तो फैलाया, तो बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। कोई भी इवेंट आपसे बड़ा नहीं है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्थिति आपसे बड़ी नहीं है। मैं पढ़ता कम हूं लेकिन मुझे सोचना बहुत पड़ता है। आई कीप ऑन थिंकिंग इन 1 आवर मेजर थ्रेड बोल भी क्या थ्रेड, आई मीन मैसेजेस, जो यहाँ टीचर होंगे उनको मालूम होगा, क्योंकि मेजर इंफॉर्मेशन क्या देनी है। जैसे आज का मैं बता दूं आपको, बेसिकली स्ट्रेस है क्या, डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेस, और हमारा स्ट्रेस के सामने देखने का नजरिया क्या है। बस ये 2 ही मैसेज मुझे आपको देने थे और अभी मैं वही कर रहा हूं। फिर दाखला, दलील, उदाहरण, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, ये सब चीजें एट वेरी राइट मोमेंट पॉपअप होती है। और ये क्यों पॉपअप होती है ये आपको बता दूं। मन शांत होने से, मन शांत होने से हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फिर वो सोचने का परफॉर्मेंस हो, लिखने का परफॉर्मेंस हो, मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक्सरसाइज करना हो उसमें भी मन शांत चाहिए। इसीलिए भारत में एक्सरसाइज की कोई परंपरा नहीं रही, बल्कि योगासन और प्राणायाम की परंपरा रही, जिसमें एक्सरसाइज के बेनिफिट तो है ही, पर उससे अधिक एक बेनिफिट है और वो है मन का। तो आज सुनील भाई बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने जब भी उनका क्लास लिया था तब मैंने योग के जो 2-3 सूत्र पर बात की थी, मैं बताता हूं। स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिरता पूर्वक हो और सुख पूर्वक हो उसी को ही आसन कहते हैं। अब आप पद्मासन लगा के बैठे लेकिन आपका मन चिल्ला रहा है, अब खोल यार पलाठी खोल, नस चढ़ गई, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। पश्चिमोत्तानासन में टांग, वो नी क्या, माथा का अड़ाना होता है, गौठन को क्या कहते हैं विनोद, हिंदी में गौठन को क्या कहते हैं? नी 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 को माथा टच कराना है, वो टच नहीं हो रहा है। कहां से स्थिरता आएगी? तो योगासन में आपको धीरे 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 फ्लेक्सिबल बॉडी होगा, धीरे 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 सब कुछ कर सकोगे, धीरे 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 मन का भी नियंत्रण बढ़ता है। इसीलिए अर्जुन आगे जाके पूछता है एक जगह कि भगवान ये मन की गति तो बड़ी चंचल है, उसको कैसे नियंत्रण में लाए? तो भगवान जवाब देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से ये वायु जैसा चंचल मन भी नियंत्रण में आता है। अभ्यास का मतलब है, आई मीन मीनिंग है प्रैक्टिस, और वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट। मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो जाएगा, ये सब अटैचमेंट है। उसके बदले सामने काम देखो, मसाला देखो, टाइम के अंदर सेट करो, जितना हो सके इतना कर लो, इसको कहते हैं डिटैचमेंट। चलो ले चलते हैं वही श्लोक के ऊपर जहां मैंने थोड़ी व्याख्या की थी। कर्मण्येव अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं, क्योंकि फल तो कितने फैक्टर पर आधारित है। अभी नितिन ने सोचा था कि लॉकडाउन खुलते ही सुबह 7 बजे गांठिया रथ में से गरम गरम गांठिया लेना है, तो नितिन घर से 6:45 को निकले। नजदीक की पुलिस चौकी 7 बजे तक आने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि 7 के बाद तो प्रॉब्लम नहीं है, तब तक तो कोई पुलिस चौकी नहीं है। डॉट 7 बजे वहां से गुजरे, पुलिस ने पकड़ा और कहा चलान 500 रुपये का। अरे नितिन कहता है 7 बज गए, पुलिस मैन अपनी घड़ी दिखा के कहते देखो 6:45 हुए।
अब नितिन की कोई दाल नहीं गली, भले 7:05 हो गए, लेकिन पुलिस की घड़ी तो 6:45 बजा रही है ना। 6:45, 500 रुपये का दंड लगा। अब गांठिया टोटल लेने थे 35 रुपये के, उसमें 500 रुपये की वाट लग गई। आपको पकड़ में आ रहा है मैं ऐसे उदाहरण कैसे क्रिएट कर सकता हूं? मेरा मन शांत होना जरूरी है, मेरा प्रसन्न होना जरूरी है। प्रसन्ने सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। तो अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि भगवे कपड़े पहन के घर छोड़ के चले जाओ। वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट। हम लोग बहुत चिपक जाते। तो मुझे लगता है दोनों मैसेज आपको समझ में आ गए होंगे। स्ट्रेस क्या है और हमारा स्ट्रेस के साथ क्या लेना देना है। स्ट्रेस चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन रेगुलरली हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, इसलिए वो यू स्ट्रेस चाहिए, डी स्ट्रेस पर ना जाए, और इसके लिए अपने मन को देखना पड़ेगा। तो मिस्टर अर्जुन ओवरवेल्म इसीलिए हो गया कि वो कहता है मैं कर लूंगा, मैं युद्ध करूंगा, जाके बैठ गया मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब उसको लगता है इनके इतने लोगों को कैसे मार सकता हूं। वो बिल्कुल इतना ही है कि इतनी किताब कैसे पढ़ सकता हूं, ये बिल्कुल इतना ही है कि इतना कैसे लिख सकता हूं। ये सभी कोई भी क्षेत्र में ये काम में आएगा। आप सवाल ले सकते हैं। तो अब नितिन को ले लेते हैं। સર પેલું તમે લોનાવાલાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને કે લોનાવાલા ગયા અને સ્ટ્રેસ, તો એ વખતે તમે તરત પછી ડાયવર્ટ કરીને સીધા એક્સપ્લેનેશન ના આપ્યું, સીધા ઉપયોગિતા કહી દીધી કે ભાઈ પતી ગયું, મારે સ્ટ્રેસ જતો રહ્યો, મને ભૂખ લાગવાની ચાલુ થઈ. પણ એવું તે શું કર્યું તે તમને ભૂખ લાગવાની ચાલુ થઈ? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। मैंने पूरा उदाहरण दिया, परफेक्शनिस्ट एंड परफेक्शन। मैंने ये कहा कि मैं अपने कामों में परफेक्ट हूं, लेकिन मुझे सभी के पास से परफेक्शन का आग्रह नहीं रखना है। वो आग्रह मैंने छोड़ दिया। ओके, मैंने यहाँ तक कहा कि मेरा बेटा विटनेस कर रहा है कि मैं अपने आप में ऑर्गेनाइज हूँ, लेकिन मैं दूसरों को ऑर्गेनाइजेशन रखे उसकी जिद मैंने छोड़ दी। देखिए दोस्तों, अपेक्षा रहती है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट मेरा टाइप है, तो मैं चाहूंगा, राइट। मैं ऐसी कोई क्या कहते हैं, गलत नहीं बोलूंगा कि चाहत में से गया, चाहत है, जिद नहीं। तो मेरे जो नजदीक आ जाते हैं ना एकदम काम करने में, उनको मैं कहता हूं कि तुम्हारे सामने मौका है ये सब चीजों को सीखने का। वो जब मुझे प्रश्न पूछ लेते हैं, देखिए एक कॉमन सवाल मुझे ये आता है कि तुम इतने मल्टीपल जगह कैसे काम कर सकते हो, और मल्टीपल जगह काम कर सकते हो, और मल्टीपल जगह परफेक्ट काम कैसे कर सकते हो। तो परफेक्शनिज्म जब लेते हैं तो फिर टाइम मैनेजमेंट में भी परफेक्शनिज्म आएगा ना, ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, पूरी सिस्टम बनानी पड़ेगी। यस रजनी भाई। આપણે ઈયુ સ્ટ્રેસ અને ડી સ્ટ્રેસ ની વાત કરી. હવે બાઉન્ડ્રી કેવી રીતે ડિસાઈડ થાય કે આ અહીંયા અટકે? राते ऊंघ ना आवे, गला में सोच पड़े, गले में सोख पड़े, रात को नींद डिस्टर्ब हो, राइट, खूब ज्यादा खाते रहो, ये सब फिजिकल सिम्टम और आगे बताऊंगा, पर अभी मोटा मोटा बता दिया। पर मेजर सिम्टम ये है, बार बार वही म्यूजिक अंदर बजता रहे, फिर काम करने का मन ना हो, फिर ऐसा लगे कि अब नहीं कर पाऊंगा। ऐसे जब नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाए, उसका मतलब है आपको मन के अंदर से सिग्नल आने लगा है कि शरीर को अब नहीं चलाना है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो शरीर से हो रहा है ना। देखिए सवाल अच्छा पूछ लिया आपने। आपके मन के अंदर डिजाइन बनती है, बाद में वो शरीर के ऊपर आकर के ब्लूप्रिंट बनती है। जितने भी आर्किटेक्ट्स है, डिजाइनर्स है, फैशन डिजाइनर है, यहाँ जो भी जुड़े हैं सब इसको देख सकते हैं बड़े आराम से। पहले मन के अंदर डिजाइन बनती है, फिर ब्लूप्रिंट बनती है, और ब्लूप्रिंट के बाद फिर जमीन के ऊपर मकान खड़ा होता है। पिंटू यहाँ आर्किटेक्ट है, वो इसको समझ सकेगा, अवनी भी समझ सकेगी। तो पहले तो मन में मोटा मोटा ख्याल, फिर उसको पेपर पर उतारते हैं,
अब पेपर पर उतारने का मन ही ना हो, ऐसा कब होगा? जब मन के अंदर सिस्टमैटिक थॉट प्रोसेस जो चल रही थी वो अब डिस्टर्ब होने लगी है। मैं एक और मोटा उदाहरण देता हूं। घर में कोई झगड़ा हो जाता है, इमीडिएटली क्या लगता है? यहाँ जितने भी पति पत्नी और पिता पुत्र बेटे पिता बैठे हैं, उस एग्जाम्पल को याद करो। जब घर के एकदम नजदीक के व्यक्ति के साथ झगड़ा होता है, आपके अंदर से इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है, मुझे नहीं करना। और ये स्टेटमेंट भी लिखा था, ये सब मैं क्यों फिर कर रहा हूं, किसके लिए मुझे करना? क्योंकि हमारा मन के अंदर से ये शुरू हो जाते हैं, ये मुझे नकारा गया। एक्चुअली आपके काम को नकारा गया होता है, लेकिन हम स्टोरी बनाते हैं अपने अंदर कि मुझे नकारा गया, मेरा स्वीकार नहीं है। जब मेरा ही स्वीकार नहीं है तो फिर मेरा कार्य का कहां से स्वीकार होगा? तो कार्य नहीं करना। इसलिए छोटे बच्चे रूठते हैं ना, तो क्या कहते हैं? खाना नहीं खाना। यहां तक कि पत्नियां भी रूठ जाती है तो खाना नहीं खाती, पति देव भी रूठ जाते हैं तो खाना नहीं खाते। मैं भी ऐसा करता था, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख गया तो मालूम पड़ गया कि रूठने के बाद भी भूख तो लगती ही है, खाना नहीं खाए तो खाना बिगड़ता है, और ये तो पत्नी का भी अपमान है, अन्न का भी अपमान है, फार्मर का भी अपमान है। उससे बेहतर ये होगा सॉरी मांग लो, सॉरी दे दो और खाना खा लो, और अपनी डायरी में लिखो नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना। यस श्रीपाल। श्रीपाल अपना ऑडियो बंद। Yes, yes. Sir, my question is, कि stress is equal to external forces plus internal drive. તો more the drive, કે વધારે drive હોય અથવા તો એના કારણે stress વધે. But is it also true કે you need more drive to be successful or to gain something? મોર ડ્રાઈવ થી સ્ટ્રેસ ના વધે, મોર ડ્રાઈવ થી તો ઉત્સાહ વધે। સારી વાત છે। इट्स ए यूज स्ट्रेस। Okay. आपके सामने काम छोटा है और ड्राइव बड़ी है, तो आप उस काम को बड़े बेहतर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि उसी ड्राइव आपको मल्टीपल एंगल, मल्टीपल लोगों के पास पहुंचा देगी, राइट। पर अगर आपकी स्पीड बढ़ जाए, आपके सामने काम है 3 घंटे का और आप ऐसा कहने लगे कि 1 घंटे में निपटा देना है, और 1 घंटे में निपटाने के लिए आप सभी चीजों को जल्दी जल्दी करने लगो, अगर इस एंगल से पूछ रहे हो तो वो डिस्ट्रेस में रिजल्ट लाएगा, क्योंकि वो ऐसे काम होता नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात मस्त बताऊं, कॉर्पोरेट में मल्टीटास्किंग शब्द बहुत चला, अभी भी चल रहा है। साइंटिफिकली देखें ना तो मल्टीटास्किंग हो ही नहीं सकता, इंसानों से नहीं हो सकता, मशीनों से हो सकता है। जैसे मैंने गूगल ड्राइव पर 15 GB का डाटा है, मैंने गूगल ड्राइव को कहा कि कंप्यूटर में तू डाउनलोड कर दे, और फिर मैं भोजन करने चला गया, राइट। अब मैं भोजन कर रहा हूं और कंप्यूटर में डेटा डाउनलोड हो रहा है। ये मशीन मेरे समांतर में काम कर सकता है, लेकिन मैं खाना भी खाऊं और कंप्यूटर पे ऊपर लिखूं भी, ये दोनों नहीं होगा। हाँ, लोग ऐसे है कि ट्यूब से खाना खाते हैं, ट्यूब से जूस पीते रहते हैं और मशीन पर काम करते हैं, फिर बीच में कहते जीभ आ गई, फिर ये दब गया, ये मुंह में अल्सर हो गया। फिर उनका ध्यान नहीं रहता कि वहां कुछ करने से कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हो ही जाती है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स करते करते मैं म्यूजिक सुनूं, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं कई लोग। उनको नहीं मालूम हमारी मन के अंदर शतावधान तो मुनि अभी तक भी पृथ्वी पर है। जैनिज्म में शतावधान के बहुत प्रयोग होते हैं, एक साथ मल्टीपल जगह ध्यान देना। हमारे मन की एक गजबनाक कैपेसिटी है एक साथ अलग अलग जगह पर ध्यान देना, पर मैं तो करने का कह रहा हूं। हंस भी रहो और लोट भी फाकना, गुजराती में कहावत है, हंसना और लोट फाकना दोनों साथ में नहीं हो सकता। हंसने में हवा बाहर निकलेगी, लोट फाकने में अंदर लेनी होती है। हाँ चंदू, मैंने आपको देख लिया। तो फिजिकल जो काम है वो तो एक समय में एक ही होगा। अब वैशाली बहन को लेटर लिखना है तो वो लेटर भी लिखे और हारमोनियम भी बजाए, वो दोनों कैसे होगा? क्योंकि वो तो उंगली से ही होने वाला काम है। हाँ, हारमोनियम बजाते बजाते वो सोच जरूर सकते हैं, जो हम सब करते हैं। कार चलाते चलाते हम कितने विषय का सोचते हैं। इतना ही नहीं, पुलिसमैन आते ही
गाड़ी को ब्रेक भी लग जाती है, रेड देखते ही गाड़ी को ब्रेक लगती है, ये सब होता है, पैरेलल होता है सब कुछ चीजें। तो ध्यान रहे सोच पैरेलल, बहुत सारी चीजें पैरेलल मन के अंदर चल सकती है, पर फिजिकल समय पे तो एक ही कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ, राइट? यूं करते समय मैं कहूँ कि इसी उंगली का प्रयोग करके लिखूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो ध्यान रहे मल्टीटास्किंग में से हम आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं और फिर जो कर रहे हैं उसमें भी दम नहीं आती। तो मैं मल्टीटास्किंग सिखाता हूं, मैं मल्टीटास्किंग करता हूं पॉजिटिव वे में। कैसे? एक समय में एक किताब पढ़ना है, 15 सामने, एक समय में तो 15 नहीं पढ़ सकते ना। एक समय में एक कंप्यूटर का काम करना, एक समय में एक। तो एनी टाइम यू डू वन थिंग, हाँ, इन 1 आवर यू मे डू 10 थिंग। तो अभी मैं करता हूं, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि मैं मशीन को कुछ डाउनलोड करना है, तो मैं ऐसे ही मैं लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज करते करते म्यूजिक सुनता हूँ और कंप्यूटर को कह देता हूँ कि इतना डाउनलोड कर दे, इतना अपलोड कर दे, तो कंप्यूटर वो करता रहता है। बीच में मैं चेक कर लेता हूँ कि किया कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ। कई बार मैं एक काम में इतना मशगूल हो जाता हूँ कि गाना बंद हो गया है, मशीन भी शट डाउन हो गया, लेकिन मैं काम के अंदर एनग्रोस हो गया हूँ। बाद में पकड़ में आता है कि म्यूजिक भी नहीं चल रहा है, मशीन भी नहीं चल रहा है, केवल मैं ही चल रहा हूँ। तो मेरा सटीक ध्यान गया है कि मैं ही चल सकता हूं, कोई एक काम में हमेशा मैं अकेला एक ही चल सकता हूं। मल्टीटास्किंग इज ए इम्पॉसिबल फिनोमिनन। ओके, आपको अपने हिसाब से चेक करना है। कॉर्पोरेट में मल्टीटास्किंग के बहुत सारी चीजें हैं, उसको स्वीकृति है मुझे भी, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में सिखाता हूं। और उसमें फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इंसोम्निया है, इतने स्ट्रेसेस लेते हैं मल्टीटास्किंग वाले। तो देखिए एयरपोर्ट पर जो मैं चित्र देखता आया हूं, एयरपोर्ट पर पहुंच के लैपटॉप खोल के मैं भी बैठता हूं और मेरे बाजू वाला भी बैठता है, और मैं बड़े चैन से बैठा हूं, बड़े आराम से बैठा हूं, और बाजू वाला बड़े स्ट्रेस से बैठा है। फर्क क्या है दोनों में? मैं हमेशा एयरपोर्ट नियम के अनुरूप जल्दी ही पहुंचता हूं। जल्दी पहुंचने से दो फायदा होता है, हर एक जगह क्यू कम होती है, इसलिए अंदर जल्दी चले जाते हैं। एक तो भारतीय नागरिक के होने से नाते रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है मेरा, चेक इन में व्यक्ति फ्रेश है, कोई हड़बड़ी नहीं है, एयरपोर्ट पर बैठने की भी जगह अच्छी जगह मिल जाती है, जहां से हमें निकलना है वो डोर के पास, गेट के पास। और मैं पहले से, मेरे पास एक तो आइडल रीडिंग फोल्डर है, जो पढ़ पढ़ के आर्टिकल सीधे डस्टबिन में डालने हैं, तो वो मेरे पास आइडल रीडिंग फोल्डर रहता है कि जहां भी फ्लाइट लेट हो गई, आई एम आउट ऑफ स्ट्रेस, मैं निकालूंगा और पढ़ूंगा। और अगर कोई प्रोग्राम करने जाना है मुझे, तो मैं कुछ मटेरियल को देखना चाहता हूं, तो खोलूंगा और फिर बैठूंगा आराम से, क्योंकि जल्दी पहुंचा हूं, तो आराम से सर्फिंग करूंगा और फिर बंद करके आराम से गेट के सामने खड़ा भी हो जाऊंगा। हाँ मनन, તમે જે કીધું કે કોર્પોરેટમાં મલ્ટીટાસ્કિંગ હવે એ તો અનઅવોઇડેબલ છે, તો તમે કોર્પોરેટમાં કામ કરતા હો તો તમારે મલ્ટીટાસ્કિંગ તો કરવું જ પડે, એના સિવાય બીજું એના સામે એ તમે ના કરો તો તમારા અમુક કામમાં તમારે તમે એમ લાગે કે તમે પ્રોપરલી प्रश्न કામ हो गया, प्रश्न पत्र में आ गया कैसे करें। तो जी मैंने सर। शायद आपको ये समझाया है कि मल्टीटास्किंग तो करना ही है, पर मल्टीटास्किंग ऐसा होता नहीं है, वो फोकस वे में एक ही टास्क होता है। अच्छी तरह टास्क को करना है तो फोकस वे में एक समय में एक ही टास्क होता है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा। मैं तो कितने कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ काम करता हूं, आप तो मेरे साथ ओबीटी में भी आए हैं। आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में कितने टास्क होते हैं, पर हर एक टास्क को आपने देखा होगा मैं एंजॉय करता हूं, क्योंकि हर एक समय पे, कोई भी समय पे एक ही टास्क हो सकता है। तो देखिए मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। अभी लेटेस्ट जिसमें वैशाली बहन आई थी, तो उनको थोड़ा वो रिलेट कर पाएगी। अभी ट्रैक करके आए, हाथ भी धोना है, जूते ऑर्गेनाइज करना है, लाइन में खड़ा रहना है, भोजन करना है, भोजन के बाद कन्वर्जेशन होंगे, फिर टेंट में रेस्ट करना है, फिर उसके बाद में कुछ कन्वर्जेशन है, फिर इवनिंग ट्रैक करना है। ये सभी काम की मुझे सूचना भी देनी है, माय वन टास्क। किचन देखना है कि किचन में सब कुछ चीज लग गई है, दूसरा टास्क। सब भोजन करे उस समय भोजन ना बिगड़े और भोजन मस्ती से करे, उनका फीडबैक लेता हूं मैं कि भाई भोजन कैसा है,
और ये सब करते समय मेरे हाथ में भी प्लेट है, या मैं लाइन में खड़ा हूं, मैं खाना भी खा रहा हूं, तो है तो मल्टीटास्क। मैं खाना भी खा रहा हूं और फीडबैक भी पूछ रहा हूं, पर ये तो पक्का है कि जब मैं बोल रहा हूं तब खा नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं तब बोल रहा हूं, खा रहा हूं तब खा रहा हूं, तो है मल्टीटास्क एक्चुअली। स्ट्रेस कहाँ होता है? आपके मन के अंदर ये घुस जाता है, इतना सब एक साथ मुझे करना पड़ता है। मैं यहां आपको टेक्नोलॉजी चॉइस की सिखाता हूं, मैं बहुत सारी चीजें बाय चॉइस करता हूं, करना पड़ता नहीं है, तो एट ए टाइम एक ही चीज करता हूं। अभी मैं 100% आपके साथ हूं, ओनली विथ यू। हालांकि देखिए ये खलास हो गया है, मैंने बीच में हाथ ये किया था मैं पानी पीऊं, अभी मुझे प्यास लगी है, ये पानी खलास हो गया। अभी विनोदा की बोतल से यहाँ तो पानी पड़ेगा नहीं, हालांकि उसकी बोतल तो भरी पड़ी है, पर मैं ये अपेक्षा रखूं कि वहां से पानी यहाँ आ जाए, तो फिर मेरे अंदर जो होगा उसको कहते हैं स्ट्रेस। तो एक समय में एक ही काम हो सकता है कि या तो मैं पानी भरने जाऊं या फिर आपके साथ बात करूं। हाँ, मेरे सामने कोई हो, परिवार में अभी हमारे वाइफ नहीं है, नहीं तो मैं कहता कि ले आओ, तो वो ले आती। आई थिंक मनन भाई समझ में आ गया होगा आपको। आप अपने कामों को बिल्कुल देखते जाइए और मस्ती से सीटी बजाते बजाते मल्टीटास्किंग कीजिए, और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप रियल केसेस लेके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि ऐसे टास्क है, इसको कैसे करें, क्योंकि मैं यही तो सिखाता हूँ मेंटरिंग में कॉर्पोरेट क्लाइंट को कि आप बांसुरी भी बजनी चाहिए। देखिए एक केस निकला है तो बता दूंगा। मेरे क्लाइंट है, उनके अंदर ब्लड प्रेशर था, सबसे पहले तो निसर्ग 10 दिन का मैंने इनको कोर्स में भेज दिया, उनका बीपी चला गया। एक तो मेडिकल फ्रेटर्निटी में ऐसा चलता है कि एक बार बीपी आता है तो फिर जिंदगी भर आता है, ऐसा नहीं है। इट इज डिसऑर्डर, द थिंग विच इज नॉट इन ऑर्डर कैन बी केप्ट बैक टू ऑर्डर। कब? एक लेवल तक शरीर में डैमेज ना हुआ हो तो। अभी मेरा हाथ कट जाए तो फिर एक लेवल तक उसको जोड़ने की स्थिति संभव है, पर ज्यादा कटने के बाद रप्चर हो गया है, टाइम चला गया है, चीजें बिगड़ गई है, तो फिर नहीं जुड़ सकता। ऐसा ही तो आपके शरीर का, मन का कुछ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, अगर वो ब्रॉट बैक आ सके ऐसी स्थिति में है तो केवल लाइफस्टाइल करेक्शन से ठीक हो जाएगा। फिर वो वापस आए, बड़े खुश थे, बोले अब मेरा बीपी चला गया। मैंने कहा लौट आएगा। अब दूसरा सुझाव देता हूं, दोपहर को ऑफिस के अंदर आधा घंटा सो जाना है। और मैं कैसे सो सकता हूं, मैं एमडी हूं। मैंने कहा सोने का मतलब फिजिकल सोना भी है और फिजिकल सोना ना हो लेकिन फिर भी सोना है। कैसे? अपने डेस्क के ऊपर का कोई काम नहीं, मैं तुम्हें कुछ एक लिंक्स भेजता हूं, उस वीडियो को देखो, कुछ म्यूजिक सुनो, कुछ किताब पढ़ो, या फिर सोफा पर सो जाओ। These are all options, but you are not going to take any phone call, any mobile, and any physical work, and no meeting. अपने असिस्टेंट को बोल दो 1:30 से 2 भोजन, 2 से 2:30 नो डिस्टर्बेंस। दोस्तों, गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे शबीर हुसैन खंडवावाला साहब। एक दिन खंडवावाला साहब ने मुझे फोन करके कहा कि मैं तुम्हें टिकड़ी भजिया खिलाना चाहता हूं, तुम 4 बजे पुलिस भवन आ जाओ। अब पूरे गुजरात के पुलिस चीफ, मुझे भी संकोच हुआ, मैं तो ऐसी तली हुई चीजें नहीं खाता, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी गुजरात लेवल की पुलिस का काउंसलिंग कंसल्टिंग कर चुका था, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुके थे, तो मैंने कहा सर मैं आपको मिलने तो आ सकता हूं, मैं चाय पीऊंगा, लेकिन मैं टिकड़ी भजिया नहीं खाऊंगा। बोले मैं बाजारू नहीं खिलाऊंगा, पुलिस कैंटीन में बहुत बढ़िया बनते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच गया। देखो उन्होंने क्या किया, उनके पास 2 मोबाइल थे, उन्होंने सेक्रेटरी को बुला के दोनों मोबाइल दे दिए, अपनी चेयर में से निकल के बाजू वाले सोफा में बैठ गए, पाल्टी मार के बैठे, और सोफा के सामने जो टेबल था वहां भगवत गीता पड़ी थी। बाद में जब मेरा टिकड़ी भजिया हो गया, उन्होंने टिकड़ी भजिया नहीं खाया, उन्होंने चाय के साथ थोड़ा ममरा खाया, और फिर कहा सुरेश भाई मैं चाहता हूं कि मुझे भगवत गीता के इस श्लोक के बारे में बताइए।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर्ड हो चुके हैं, मैंने इनको भी न्योता भेजा है वेबिनार के लिए, कभी आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ एक अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन मैंने उनको शेयरिंग के लिए बुलाया है। आज मैंने गुजरात के बड़े लीडिंग ऑथर लताबेन हिरानी को भी बुलाया है, शायद वो जुड़े भी होंगे। तो ऐसे लोगों को मैंने बुलाया, वो केसेस को शेयर करें। तो देखिए, पूरे गुजरात का काम भी संभालना, अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना, बीच में भगवत गीता भी सीख लेना, मल्टीटास्किंग। तो जब देश के अंदर फतवा चला तो मैंने खंडवा वाला साहब को कहा, सर आपके पास पोजीशन है और आप तो अभ्यासी है, जो व्यक्ति इस्लाम को फॉलो करता हो और भगवत गीता के विद्यार्थी हो, व्हाट्स ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन। मैंने कहा सर आप कुछ कीजिए। खंडवा वाला साहब ने लिखा एक आर्टिकल, गर्व थी गाइए वंदे मातरम, इट पब्लिश इन गुजराती दिव्य भास्कर, एंड लेटर ऑन पूरे भारतवर्ष के अंदर दैनिक भास्कर में वो छपा और पूरे देश में वो चर्चा बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने इतना खूबसूरती से कुरान को कोट करके ये चीज को लिखा था। तो मेरा आपको ये कहना है मनन भाई, कॉर्पोरेट के अंदर जो स्थितियां हैं उससे तो ये काफी खतरनाक स्थिति में काम करते रहे, लेकिन फिर भी बड़े प्रसन्न रहे, आज भी मेरे संपर्क में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसीलिए हो सकता है कि केवल एक समय एक ही चीज। और इंटरेस्टिंग है, आपने सवाल पूछा मुझे, अर्जुन को जब परीक्षा ली गई तो सभी ने क्या कहा, पेड़ दिखता है, पत्ते दिखते हैं। अर्जुन केवल एक था, उसने कहा कि मुझे पंछी की आंख दिखती है। मुझे लगता है ये सब तो सब लोग इतना तो पढ़े ही होंगे, ये स्कूल के दिनों में ये पढ़ाते कहानी कि जब गुरु द्रोण ने फाइनल एग्जाम लिया तो एक पक्षी को बिठाया और लक्ष्य वेध के लिए सभी को कहा, तो प्रश्न पहले ये पूछा कि दिखता क्या है। तो अर्जुन को केवल आंख दिखती थी, बाकी सभी को बहुत सारी चीजें दिखती थी। तो माय आंसर वाज फोकस अटेंशन ऑन वन टास्क एट ए टाइम, दैट्स इट। तो कैनाल के कांठे पर बैठ के मलाड देखो तो केवल मलाड देखो, म्यूजिक सुनो तो म्यूजिक सुनो, रिपोर्ट लिखना है तो रिपोर्ट लिखो, जो भी करो उसी समय 100% करके करो, वो छोड़ के फिर दूसरा करो। ऐसे मल्टीटास्किंग कर सकोगे, बांसुरी बजा सकोगे। कृष्ण ने यही तो सिखाया हमें। उस व्यक्ति की जिंदगी में कितने इश्यूज, फिर भी बांसुरी बजती रही, राइट। आप अपने पार्टिसिपेशन में बेस्ट करने के लिए आज से मैं होमवर्क देता हूं, हर एक होमवर्क करोगे। आज का होमवर्क है, किस किस चीजों से आपके अंदर आपको अच्छा ना लगे ऐसा स्ट्रेस हो जाता है, जो आपको ही पसंद नहीं है। उसको डिस्ट्रेस में नहीं बोल रहा हूं अभी, केवल आपको पसंद नहीं है ऐसी कोई स्थिति, वो सभी स्ट्रेसर ही है। क्योंकि पसंद वाली स्थिति में तो हम नाचते हैं, गाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो स्थिति आपको पसंद नहीं है, उसके लिए कौन से स्ट्रेसर है, काइंडली लिस्ट आउट ऑल द स्ट्रेसर्स जो आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। वो लिस्ट क्रिएट करेंगे और कल एपिसोड में उसको लेके आएंगे। लेके आने से पहले जब लिस्ट एक बार तैयार हो जाए तो उसको प्रायोरिटाइज कर लेंगे और 1 2 3 लिख देंगे। तो करोगे ना होमवर्क, तो केवल 3 जो मेजर है उसको कल सर्वे करेंगे। सर एक मिनट सर चित्रगुप्त बता दीजिए सर, चित्रगुप्त का क्या? अरे बाप रे, चित्रगुप्त ने इनको पकड़ के रखा है। आप दुनिया में कुछ भी करो, ठीक कर रहे हो कि ठीक नहीं कर रहे हो, वो बिल्कुल अपने अंदर स्पष्ट है ही। जिसको एक समय में अंतरात्मा की आवाज बोलते थे। हम जार्गन में ना जाए, केवल देखे कि जब कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं ना, तो अंदर से तो आता है, हम फिर भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो आता है कि नहीं करना है, ये नहीं, ठीक नहीं है, ये लाजमी नहीं है। आप फिर लेबल लगा सकते हो कि एज पर रिलीजन ठीक नहीं है, एज पर सोशल ठीक नहीं है, एज पर पॉलिटिकल ठीक नहीं है। ये डिफरेंट लेबलिंग हो सकते हैं और कई बार ये बिलीफ भी हो सकती है। लेकिन सूक्ष्मतम ऐसी चीजें जहां से स्ट्रांगली ना आता है, वो एग्जिस्टेंशियल डिजाइन है आपकी, जिसको आत्मा की आवाज कहते हैं।
जैसे मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा, खटाक से समझ में आ जाएगा। किसी इनोसेंट बच्चे को बेवजह एक चमाचा झाड़ देना, किसी भी बच्चे को जो आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता, आपके शरीर में से नहीं आया, ऐसे किसी भी इनोसेंट बच्चे को बेवजह एक तमाचा झाड़ देना, क्या स्वीकृत है? किसी को स्वीकृत है? ये स्वीकृत नहीं है। ऐसे ही कोई बच्चा आगे जा रहा है, गिर गया, आप उठाओगे ही। तो क्या करना है और क्या करना नहीं है वो अपने अंदर से स्पष्ट होता है। अपने अंदर सही का चित्र एक गुप्त स्वरूप में हमेशा से उपलब्ध होता ही रहता है और ये निरंतर हमारे अंदर बना रहता है। हमारी शरीर यात्रा समाप्त हो जाए, एक खटाक के अंदर पूरी जिंदगी का निष्कर्ष निकल जाता है। इसी को ही चित्रगुप्त कहते हैं। चित्रगुप्त कोई व्यक्ति नहीं है और ऐसा तुम्हें किसी भी किताब में नहीं मिलेगा जो मैंने कहा है, क्योंकि ये मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग है। जब स्क्रिप्चर्स को स्टडी करते करते मैं प्रार्थना करता हूँ, बाद में पता चला कि शरीर छूटने के बाद हमारे जो मास्टर्स हैं, बहुत सारे अद्भुत लर्नेड लोग हैं, दूसरा शरीर धारण करने से पहले इसी वातावरण में होते हैं और प्रेरणा हमेशा उपलब्ध होती है। हमारे और आपके बीच में जो कनेक्शन जो महसूस होता है वो शरीर के बीच का नहीं है। वो जो मैं है ना, शरीर से अलग कोई वास्तविकता, जिसको आत्मा रूह कहते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हो और वही चीज मेरे मुंह से निकलती है। ये तो सबकी जिंदगी में अनुभव है। आप किसी को याद करे, उसी व्यक्ति का फोन आ जाता है, राइट? कहते हैं मेरे मुंह की बात छीन ली। ये जो कनेक्टिविटी है, विचार का जो माइग्रेशन है, ये बहुत स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंट है। उसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता। ये परम वास्तविकता रहती है शरीर छूटने के बाद भी। और विचार जैसे शरीर से नहीं आ रहे, वहां से आ रहे, उस मैं से या उस सेल्फ से या आत्मा से। वो तो बिना शरीर भी आते हैं ना, इसीलिए प्रेरणा उपलब्ध रहती है। तो जहां जहां मैंने अटका हूं, वहां वहां मैंने चिंतन करके ये सब चीज पाया और मुझे बड़ा झंकृत हुआ हूं, कभी रोया भी हूं खुशी से। कई बार तो शिविर चलाते, ऐसे प्रोग्राम चलाते, मेरे अंदर से स्पष्टता होती रहती है। बात बताते बताते स्पष्ट होती है। जैसे आज मुझे बहुत सारी चीजों में मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैंने आज जहां जहां अर्जुन को कोट किया, पिछले कई दिनों से मैंने भगवत गीता नहीं देखी, ना ये श्लोक देखा। आज कहां कहां कितनी जगह पर मैंने अर्जुन को कनेक्ट कर दिया है। ये सब, इसी को कृष्ण लीला कहते हैं। और कोई कृष्ण लीला नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण चेतना है, जो हम सभी को जोड़ने वाली एक चेतना वही है, उसी को ही कृष्ण कहते हैं। एनीवे, किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्त हो गई, हमने इसको भगवान श्री कृष्ण कहा। हमारे अंदर से भी वो व्यक्त होने के लिए लालायित है। हम जितना मौका देंगे इतनी व्यक्त होगी। हर एक व्यक्ति के अंदर से ये पूर्णतया व्यक्त हो तब तक प्यास है। ये पूर्णता की प्यास, वही प्रेम की प्यास है। जब कोई पराया ना लगे, जब पूरा जगत एक लगे, चेतना का एकता स्वरूप पहुंच जाए, तब हम प्रेम को महसूस करते हैं और उसी को पूर्णता कहते हैं और इसी को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष के लिए कोई ऊपर नीचे जाना वाना नहीं है। तो हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स है, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें कही है, लेकिन उन्होंने स्टोरी में कही। हमने क्या करा, स्टोरी को पकड़ ली। हम स्टोरी को पकड़ लिए, उसके पीछे का मर्म चूक गए। एक बार अरिहंताणम का मैंने यहाँ अर्थ करा था, राइट? अरि का मतलब है दुश्मन। अरिहंत बोले तो दुश्मन को मारने वाला। अभी अहिंसा के पुरस्कर्ता सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में, पहले श्लोक में हिंसा की बात करते हैं। और अच्छी बात रही कि 2500 सालों से जैन मुनियों की परंपरा रही, जिन्होंने इसको सिखाने की चेष्टा की। तो ये अपने अंदर से यही चित्रगुप्त है। थैंक यू राखी बहन। सो सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।